जी, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हम इन्वेंटरी सिस्टम जो है उसका एक स्पेसिफिक टॉपिक डिस्कस करेंगे, इन्वेंटरी काउंट इंस्ट्रक्शंस। और ये टॉपिक याद रखिए, आई कैप के पास पेपर्स में जिस टॉपिक की इस चैप्टर में से जिस टॉपिक की सबसे ज़्यादा केस स्टडीज सेट हुई हैं वो यही है, इन्वेंटरी काउंट इंस्ट्रक्शंस, जिसमें वो नॉर्मली हमें इंस्ट्रक्शंस देता है किसी भी इन्वेंटरी काउंट के बारे में और रिक्वायर करता है कि इसमें से वीकनेसेस आइडेंटिफाई करें। तो आज के लेक्चर में हम पहले इन्वेंटरी काउंट इंस्ट्रक्शंस का टॉपिक डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जो हमारी केस स्टडीज है चैप्टर 11 की, जो हमने होम सेटलमेंट के तौर पे मैंने आपको दी थी, उनको डिस्कस करेंगे। तो पहले इन्वेंटरी सिस्टम, काउंटिंग इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। बाकी का सिस्टम हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ इन्वेंटरी काउंट के हवाले से डिस्कशन होगी। पहला कंसेप्ट इन्वेंटरी काउंट के हवाले से, क्या इन्वेंटरी काउंट करना ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल है या सब्सटेंटिव प्रोसीजर है? जी, अगर ऑडिटर ईयर एंड पे इन्वेंटरी काउंट खुद जाके करता है, खुद चीजों को सेलेक्ट करके इंस्पेक्ट करता है कि ये चीजें जो है इन्वेंटरी लिस्ट में कौन सी आइटम्स आ रही हैं, सैंपल बेस पे चेक करे वो फिजिकली मौजूद है कि नहीं। अगर ऑडिटर खुद से स्टॉक काउंट करे तो ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर कहलाएगा। लेकिन अगर स्टॉक काउंट मैनेजमेंट की टीम कर रही है और ऑडिटर सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है तो फिर ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल कहलाएगा। अगर ऑडिटर खुद से स्टॉक काउंट करता है तो याद रखिए वो 100% स्टॉक काउंट नॉर्मली नहीं करता, सैंपल बेस पे काम करता है। जबकि मैनेजमेंट के जो लोग हैं इन्होंने 100% बेसिस पे स्टॉक काउंट करना होता है। तो आज हम ये स्टडी, इसीलिए आपने देखा होगा कि ये जो इन्वेंटरी वाला टॉपिक है ये चैप्टर 12 में भी डिस्कस हुआ था, सब्सटेंटिव प्रोसीजर में भी, और चैप्टर 11 टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी ये शामिल है। आपको याद है वो कंसेप्ट जो हमने पढ़ा था चैप्टर 12 में कि इन्वेंटरी काउंट में कुछ प्रोसीजर ऐसे होते हैं जो हमने इन्वेंटरी काउंट से पहले करने हैं, कुछ प्रोसीजर ड्यूरिंग इन्वेंटरी काउंट और कुछ प्रोसीजर आफ्टर इन्वेंटरी काउंट, याद है? ठीक है, तो इन्वेंटरी काउंट का जो स्टेप है, प्रोसीजर है, ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर में भी शामिल है और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में भी, हमारे दोनों चैप्टर्स में। तो आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, इसको कंसेप्ट ये है कि जब मैनेजमेंट के लोग, मैनेजमेंट का स्टाफ इन्वेंटरी को काउंट कर रहा होगा तो मैनेजमेंट ने डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस दी होंगी अपने स्टाफ को कि आपने इन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, इन गाइडलाइंस को सामने रख के स्टॉक काउंट करना है। इनका जिक्र हमने वो चैप्टर 12 वाले में भी पढ़ा था कि शायद बिफोर इन्वेंटरी काउंट हमने ये देखना है कि क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि नहीं, और ड्यूरिंग इन्वेंटरी काउंट हमने देखना है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया गया कि नहीं। तो ये कंसेप्ट है कि क्या ड्यूरिंग इन्वेंटरी काउंट मैनेजमेंट के स्टाफ ने, एम्प्लॉयज ने मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया कि नहीं किया। हम ये स्टडी करेंगे कि वो क्या इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि मैनेजमेंट अपने स्टाफ को देगी कि आपने इन असूलों को सामने रख के स्टॉक काउंट करना है। वो इंस्ट्रक्शंस क्या है वो हम आज के लेक्चर में स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट हमारा क्या है, इन्वेंटरी से रिलेट करता है, इन्वेंटरी सिस्टम से रिलेट कर रहा है। लेकिन पूरे का पूरा इन्वेंटरी सिस्टम आज हम नहीं पढ़ रहे, सिर्फ हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आज वो ये कि इन्वेंटरी काउंट करते हुए इंस्ट्रक्शंस क्या मिलती हैं स्टाफ ऑफ क्लाइंट को, जिनको फॉलो करके, जिनके मुताबिक उन्होंने स्टॉक काउंट करना है। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक को। सबसे पहला कह रहा है स्टॉप कर दे मूवमेंट्स को ड्यूरिंग इन्वेंटरी काउंट। जब इन्वेंटरी काउंट हो रहा हो तो इन्वेंटरी की मूवमेंट्स को रोक दें, स्टॉप कर दें। कोई रिसीट और इशू ना हो रही हो, कोई सेल और परचेज ना हो रही हो जब तक इन्वेंटरी काउंट नहीं कंप्लीट हो जाता। ये पहली इंस्ट्रक्शन। आप बता सकते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन क्यों दी गई? क्यों दी गई? क्योंकि अगर इन्वेंटरी की मूवमेंट को ना रोका गया तो फिर कट ऑफ एरर हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर की परचेज हो उसे हम इन्वेंटरी में शामिल कर दें। ठीक है, जो कट ऑफ डेट है हमारी, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि हम ये एंड 31 दिसंबर या 30 जून पे
वो तकरीबन मिडनाइट जो है तब स्टॉक काउंट करते हैं। तो उसमें हो सकता है नेक्स्ट ईयर की परचेज या इस साल की अगर कोई आपकी परचेज सेल आपने डिसकंटिन्यू नहीं की, स्टॉप नहीं की, तो वो मिक्स हो सकती है। नेक्स्ट ईयर की सेल इस साल की ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड हो सकती है या इस साल की परचेज नेक्स्ट ईयर। तो हम क्या करते हैं, पहला असूल क्या है, जिस वक्त इन्वेंट्री काउंट हो रहा होगा मूवमेंट रोक दी जाएगी। समटाइम शायद आपने देखा हो कि लास्ट डे में कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं, लास्ट डे में सेल परचेज को रोक देते हैं। ठीक है, जैसे छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं कंसेप्ट लिंक करने के लिए। बैंक्स में आपने देखा होगा कि 1 जनवरी को उनका क्लोजिंग होती है। ठीक है, वो पब्लिक डीलिंग नहीं करता है। तो इसी तरह जो मूवमेंट है स्टॉप हो जानी चाहिए ड्यूरिंग इन्वेंट्री काउंट। इससे एग्री करते हैं। नेक्स्ट, काउंट टीम्स। काउंट टीम क्या है, वो टीम्स जो कि इन्वेंट्री काउंट कर रही होंगी। नॉर्मली जब इन्वेंट्री काउंट करवाया जाता है तो किसी एक ही बंदे को नहीं कहा जाता कि आप जाके इन्वेंट्री काउंट कर लें, बल्कि टीम्स बनाई जाती है, 3, 4, 5 टीम्स बनाई जाती है और हर टीम में 2-2 लोगों को एलोकेट किया जाता है। एक बंदा बेसिकली काउंट गिन रहा होता है सामान को और दूसरे बंदे के पास शीट होती है जिसके ऊपर वो लिख रहा होता है कि इस चीज की इतनी क्वांटिटी है, इस चीज की इतनी क्वांटिटी है। वो कहता है आपकी जितनी भी काउंटिंग टीम्स हैं उनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट होना चाहिए किससे, वेयर हाउस डिपार्टमेंट के लोगों से, इन्वेंट्री मैनेजर से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। भाई इंडिपेंडेंट क्यों होना चाहिए, क्या इन्वेंट्री मैनेजर जो है, वेयर हाउस मैनेजर, वो बेहतर पोजीशन में नहीं है कि स्टॉक काउंट कर सके? उसे पता मैंने कौन सी चीजें किस क्वांटिटी में कहां रखी हुई है, क्या उसे ही स्टॉक काउंट नहीं करना चाहिए? उसे नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए? अगर उसे ही कहेंगे हम सेग्रीगेशन ड्यूटीज, बिल्कुल ठीक है, उसे ही कहेंगे स्टॉक, भाई जो चोरी करता रहे अगर उसी से कहेंगे भैया बताओ कि क्या स्टॉक पूरा है, वो क्या कहेगा? वो कहेगा भाई स्टॉक तो पूरा है। इसीलिए टीम इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ये कंसेप्ट बिल्कुल ऐसे जैसे अकाउंटिंग में आप पढ़ते होंगे, आपने इस तरह के क्वेश्चंस किए होंगे कि कैशियर ने मिस एप्रोप्रिएशन की और फिर उसी ने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाए। तो क्या जो कैशियर मिस एप्रोप्रिएट कर रहा है वो खुद ही बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाए, तो जो कैश वो मिस एप्रोप्रिएट करता रहा है उसे शो करवाएगा कहीं पे रिकंसिलिएशन? कभी भी नहीं शो करवाएगा, उसे छुपा लेगा। तो रिकंसिलिएशन वगैरह चेकिंग हमेशा इंडिपेंडेंट लोगों को करनी चाहिए। उसी तरह यहां पे भी जो स्टॉक काउंट करने वाले लोग हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए वेयर हाउस मैनेजर या वेयर हाउस डिपार्टमेंट से। ठीक है जी, हाँ उनसे कुछ क्वेरीज वगैरह पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर उनसे सेशन हो सकता है, लेकिन जो मेजर एक्टिविटी है वो इंडिपेंडेंट लोगों को ही परफॉर्म करनी चाहिए। वरना वेयर हाउस मैनेजर से कहेंगे वो तो कहेगा सारी चीजें पूरी है, चाहे इन्वेंट्री में आधी से ज्यादा इन्वेंट्री गायब हो, वो तो कभी भी डिफरेंस रिपोर्ट नहीं करेगा। इसीलिए काउंट टीम्स जो होनी चाहिए वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए वेयर हाउस डिपार्टमेंट से। ये बात समझ आती है? इंडिपेंडेंट नहीं होंगी तो जो शॉर्टेज है उसको रिपोर्ट नहीं करेगी वो। नेक्स्ट, अच्छा इंडिपेंडेंट होना चाहिए और क्या होना चाहिए, सफिशिएंटली एक्सपीरियंस्ड होनी चाहिए एंड परमानेंट एम्प्लॉयज होने चाहिए कंपनी के। एक्सपीरियंस होने चाहिए और परमानेंट एम्प्लॉयज होने चाहिए। पर ये क्यों? उसने कहा अच्छा हमने वेयर हाउस मैनेजर जो है, वेयर हाउस डिपार्टमेंट का स्टाफ है, उससे काउंट नहीं करवाना, चलो ऐसा करते हैं मार्केट से दिहाड़ीदार मजदूर ले आते हैं, उनसे काम करवा लेते हैं। क्या वो स्टॉक काउंट करेंगे? क्या सही स्टॉक काउंट करेंगे? कभी भी नहीं। पहली बात तो ये उनके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, ठीक है, कि चीजों को कैसे काउंट करना है, किस तरीके से काउंट करना है। और दूसरी चीज, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी, अकाउंटेबिलिटी का भी डर कोई नहीं है। वो कहेंगे सर आज हम 2 दिन के लिए आए हैं, हम उसके बाद हमने कहा इस कंपनी में दोबारा आना है, तो वो अच्छे बुरे जिस तरीके से भी उनका स्टॉक काउंट हो रहा होगा वो कर लेंगे। वो इन शॉर्ट टिकू ऑडिट करेंगे, हर चीज को कह देंगे पूरे। उन्हें पता है अगर बाद में कोई कमी बेशी हुई भी, गलती निकली भी, हमने कौन सा पकड़े जाना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट नहीं होता। इसीलिए जो टीम है इंडिपेंडेंट भी होनी चाहिए, सफिशिएंटली एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए, प्रेफरेबली परमानेंट एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी हो। वो काम करेंगे तो उनको डर होगा कि हमने चूंकि कंपनी में ही रहना, आज भी यहीं पे 6 महीने बाद भी इसी कंपनी में रहेंगे, तो अगर स्टॉक काउंट सही तरीके से ना किया गया तो हमसे पूछगछ हो सकती है। नेक्स्ट,
Count team should be given precise and specific instructions as to which area to be counted by which team. उन्हें प्रीसाइज और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए काउंटिंग टीम को कि उन्होंने कौन सा एरिया चेक करना है, किस टीम ने कौन सा एरिया चेक करना है, उनके ऊपर नहीं छोड़ देना चाहिए। जैसे नॉर्मली जो स्टॉक काउंट होता है वो या तो होता है पाकिस्तान में शदीद गर्मी में या शदीद सर्दी में, या तो 30 जून नॉर्मली ईयर एंड होता है या 31 दिसंबर होता है। अगर शदीद फॉर एग्जांपल गर्मी है और उसमें 30 जून पे स्टॉक काउंट हो रहा है, हमने टीम्स को ये नहीं बताया कि किस टीम ने कौन सा एरिया लोकेट करना है, उनसे कहा कि भाई आप खुद से आपस में डिसाइड कर लें। तो होगा क्या, जो तो एरिया ऐसा है जो एसी के सामने है, हर टीम उधर स्टॉक काउंट करने पहुंच जाएगी, और जो छत पे है जहां पे गर्मी है वहां पे कोई भी स्टॉक काउंट करने नहीं पहुंचेगा। तो रिस्क क्या है, अगर हमने अपनी टीम को प्रिसाइज और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस नहीं दी तो इसमें रिस्क क्या होगा हमारा कि कुछ एरिया हो सकता है ओमिट हो जाए और कुछ एरिया में डबल काउंटिंग हो जाए। ये बात समझ आ गई आपको जी? तो चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ अब चलते हैं, इन्वेंटरी काउंटिंग शीट्स के ऊपर। यहां पे हमने बात की काउंटिंग टीम्स के हवाले से, अब हम बात करने जा रहे हैं काउंटिंग शीट्स के हवाले से। काउंटिंग टीम का मतलब क्या है, जिन लोगों ने स्टॉक काउंट करना है। कहते हैं इन्वेंटरी काउंटिंग शीट। ये इन्वेंटरी काउंटिंग शीट होती क्या है जी बताइए? इन्वेंटरी काउंटिंग शीट क्या, स्टॉक शीट, जिसके ऊपर लिखते हैं कि भैया ये कौन सी हमारी इन्वेंटरी आइटम किस क्वांटिटी में पड़ी हुई है। ठीक है, नॉर्मली जो लोग स्टॉक काउंट करने के लिए जाते हैं उन्हें पेजेस दे दिए जाते हैं जिनके ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखी होती है कि हमारी इन्वेंटरी में क्या क्या चीजें शामिल है। जैसे फर्ज कीजिए अगर हम किसी बेकरी का ऑडिट करने के लिए जाएंगे तो जो उसकी स्टॉक शीट होगी उसमें लिखा होगा कि हमारी बेकरी में फॉर एग्जाम्पल कितनी कोल्ड ड्रिंक्स है, कितने आइसक्रीम है, कितनी चिप्स हैं और दूसरी चीजें जो है उनकी डिस्क्रिप्शन लिखी होगी शीट के ऊपर। जो काउंटिंग टीम होगी वो क्या करेगी, देखेगी अच्छा यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स है, इनको ये भी स्टॉक में शामिल है, देखेगी कोल्ड ड्रिंक्स कहाँ पड़ी हुई है, उनको काउंट करेगी और जो भी क्वांटिटी आगे लिख लेगी। तो ये है इन्वेंटरी काउंटिंग शीट्स जिनके ऊपर लिखना होता है कि कौन सी आइटम कितनी क्वांटिटी में पड़ी हुई है। कहते हैं इन्वेंटरी काउंटिंग शीट को प्री नंबर्ड होना चाहिए विद डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड, और साथ में गुड्स की डिस्क्रिप्शन भी होनी चाहिए कि कौन कौन सी चीज स्टॉक में शामिल है जो काउंट करने हैं। प्री नंबर्ड होना चाहिए। प्री नंबर्ड एक अच्छा कंट्रोल है। बताइए स्टॉक शीट प्री नंबर्ड होने से फायदा क्या होगा? कि कोई भी शीट ओमिट नहीं होगी, वरना स्टॉक काउंट के दौरान में हो सकता है कोई पेज हाथ से गिर जाए, हमें पता ना चले। तो स्टॉक शीट्स को क्या होना चाहिए, प्री नंबर्ड होना चाहिए। इससे कंप्लीटनेस इंश्योर होती है। अगर प्री नंबर्ड नहीं है तो इससे जो मिसिंग स्टॉक शीट होगी वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। जैसे फर्ज कीजिए हमने स्टाफ को ये कहा कि सर ये स्टॉक शीट है, स्टाफ को आप इसको काउंट कीजिए, प्री नंबर्ड नहीं है, और उनसे कहा कि आप खुद ही नंबरिंग कर लीजिएगा। स्टाफ ने कहा अच्छा ठीक है, पहले सारा काम कर लें, एंड में नंबरिंग कर लेंगे। अब स्टॉक काउंट के दौरान में कोई एक पेज गिर जाता है, रिस्क है कि नहीं कि वो मिट हो जाएगा, उन्हें पता नहीं चल सकेगा। इसीलिए लेकिन अगर प्री नंबरिंग हुई होगी स्टॉक शीट की, फिर आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि दरमियान में एक दो पेजेस मिसिंग है। एग्री करते हैं स्टॉक शीट की प्री नंबरिंग होनी चाहिए। इसके साथ डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स होनी चाहिए कि नहीं? भाई डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स से तो पता चलेगा कि कौन सी चीज जो है वो हमने चेक करनी है। अगली चीज जरा से ध्यान से देखिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स तो होनी चाहिए लेकिन क्वांटिटी मेंशन नहीं होनी चाहिए। क्वांटिटी नहीं मेंशन होनी चाहिए, यानी ये तो लिखा हो कि कोल्ड ड्रिंक्स कितनी है, ये नहीं लिखा होना चाहिए कि 75 हैं, तुम काउंट करके बताओ कितनी है। क्वांटिटी एज पर बुक्स ऑलरेडी नहीं लिखी होनी चाहिए। हाँ, जो हमारा स्टाफ काउंट कर रहा है, काउंट करने के बाद क्वांटिटी लिखे कि फिजिकली इतना मौजूद है। क्यों ऑलरेडी उसके ऊपर क्वांटिटी क्यों नहीं लिखी होनी चाहिए? क्योंकि अगर ऑलरेडी उसके ऊपर क्वांटिटी लिखी हुई है वो तो उसको बगैर चेक किए टिक ऑडिट कर देगा, और टिक करके का पूरी है इतनी है, 75 लिखा 75 ही है। ठीक है, हाँ ये आपको याद है, इसी तरह का कंसेप्ट हमने कंफर्मेशन में भी पढ़ा था, कंसेप्ट लिंक करवाने के लिए। हाँ, ब्लैंक कंफर्मेशन, कि जब हम पॉजिटिव कंफर्मेशन सेंड करेंगे तो रिस्क होता है कि वो पार्टी विदाउट ड्यू वेरिफिकेशन टिक करके वापस भेज देगी।
तो उसमें भी हमने लिखा, कहा था अमाउंट ना लिखे। यहां पे भी अगर हमने जो स्टॉक शीट दी स्टाफ को, उसमें क्वांटिटी लिख दी, रिस्क है कि वो चेकिंग किए बगैर उसको टिक कर देंगे। तो इसका इलाज क्या है कि स्टॉक शीट में क्वांटिटी मेंशन ना की जाए, ताकि वो चेक करें उसको, उसके बाद बैलेंस को इंक्लूड करें। फिर स्टॉक शीट शुड बी साइंड बाय ईच मेंबर। जो बंदा भी स्टॉक काउंट कर रहा है, जितने लोग भी हैं, जैसे 4 हैं, 8 है, 10 जितने भी हैं, वो अपने अपने जो इन्वेंट्री शीट उन्हें वेरीफाई करने के लिए मिली है, उसको जब चेक करें उसके ऊपर अपने साइन करें। साइन करना क्यों जरूरी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी डिटरमिन करने के लिए। कल को पता चलता है कि कोई स्टॉक काउंट सही नहीं किया गया, तो हम उस बंदे तक पहुंच सके जिसने स्टॉक काउंट सही नहीं किया। फिर इन्वेंट्री काउंटिंग शीट शुड नॉट बी फिल्ड यूजिंग पेंसिल। पेंसिल से आपने इसको फिल नहीं करना, पेन से करना। क्यों? पेंसिल से करते हैं आप मिटा सकते, बाद में अल्टरेशन कर सकते हैं। ठीक है, बाद में अल्टरेशन कर सकते हैं पेंसिल से। बॉल पॉइंट यूज करें, बिल्कुल। इन्वेंट्री शुड बी, अच्छा अब इन्वेंट्री की बात आ गई। पहले उसने कुछ कंट्रोल्स बताए टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ कंट्रोल बताए इन्वेंट्री काउंटिंग शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है कि जो इन्वेंट्री है शुड बी मार्क्ड और टैग्ड व्हेन काउंटिंग। जो इन्वेंट्री काउंट हो गई है उसको हमने मार्क करना है, दोबारा ना काउंट हो जाए और कोई काउंट होने से रह ना जाए, पता चल जाए। मार्क लगा ले, टैग लगा ले, किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, इन्वेंट्री की नेचर पे डिपेंड करता है। सिंपल किसी मार्कर से टिक भी लगा सकते हैं, वहां पे किसी और तरीके से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। और सेपरेटली आइडेंटिफाइड इफ डैमेज। इन्वेंट्री काउंट के दौरान अगर कोई इन्वेंट्री हमें डैमेज कंडीशन में मिली है, क्या करें? उसको सेपरेट कर ले। क्यों? बाद में उसे एनआरबी पे रिकॉर्ड किया जाए। प्लस इसी तरह का एक और काम भी है, प्लस जो इन्वेंट्री थर्ड पार्टीज की है भी, ऐसे हो सकता है ना हमारे क्लाइंट ने कोई थर्ड पार्टी के बिहाफ पे इन्वेंट्री रखी हो, जैसे कंसाइनमेंट वगैरह, जैसे सेल्स और रिटर्न बेसिस के ऊपर जो उन्होंने अपने पास होल्ड की इन्वेंट्री, क्या उसको भी अलग से आइडेंटिफाई करना चाहिए? क्यों करना चाहिए वाला? ताकि उसे हम अपने स्टॉक में काउंट ना करें, इंक्लूड ना करें, एक्सक्लूड कर सकें। ये है हमारी इंस्ट्रक्शंस। क्लियर हुई? ये समझ आई सारी इंस्ट्रक्शन? हर इंस्ट्रक्शन की एक रीजन है, रीजन भी समझ आ गई आपको? क्योंकि मे भी वो आपसे क्वेश्चन में सिर्फ इतना कहे ये इन्वेंट्री काउंट की इंस्ट्रक्शन सिस्टम है, बताइए इसमें वीकनेसेस क्या है। मे भी वो आपसे ये भी पूछे कि बताओ इस वीकनेस की इम्प्लीकेशन क्या है, क्या इफेक्ट हो सकता है इस वीकनेस की वजह से। अगर हम डैमेज आइटम को अलग से आइडेंटिफाई नहीं करते, इसका क्या नुकसान हो सकता है? एनआरबी पे रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, अगर हम जिस इन्वेंट्री आइटम्स को काउंट कर रहे हैं उनको हम टैग ना करें तो क्या डबल काउंटिंग का रिस्क है, या कोई मिट हो सकती है। क्लियर इंस्ट्रक्शंस ना दे, हो सकता है कुछ एरिया काउंट ही ना हो सके, कुछ डबल काउंटिंग हो जाए, तो हमसे वो इम्प्लीकेशन भी पूछ सकता है। कंसेप्ट आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, बिल्कुल कुछ भी मुश्किल, जैसे पढ़ते जाएं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है किस्म का, हमें समझ आ जाता है। हाँ, रीजनिंग बताने की जरूरत पड़ती है, वो मैंने आपके साथ साथ शेयर कर दी। कंसेप्ट सिंपल है, परेशान होने की जरूरत नहीं। और इंटरेस्टिंगली आईकैप ने सबसे ज्यादा जिस सिस्टम में से केस स्टडीज बनाई हैं वो ये इन्वेंट्री का सिस्टम है, और उसमें स्टॉक काउंट के वो कुछ प्रॉब्लम्स हमें बता देता है और कहता है इसमें से वीकनेस आइडेंटिफाई करें। प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा अपेंडिक्स में, वॉल्यूम 1 के अपेंडिक्स में ही, 4th एग्जाम्पल, पेज 254, पेज 254। जी आगे पेज 254 पे ये आईकैप के क्वेश्चन बैंक में भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 130D। जी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं पहले। कह रहा है लिस्ट द वीकनेसेस इन द कंट्रोल सिस्टम फॉर काउंटिंग इन्वेंट्री एट डिपो 9। कहता डिपो 9 पे आपको जो सिस्टम में वीकनेसेस नजर आ रही है वो बताइए। फॉर बी सेकंड में कह रहा है फॉर ईच वीकनेस एक्सप्लेन व्हाई इट इज ए वीकनेस एंड स्टेट हाउ दैट वीकनेस कैन बी ओवरकम।
आपने बताना है कि कैसे ये वीकनेस है और इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। कितनी चीजें पूछ रहा है? एक, वीकनेस बताओ, दूसरा बताओ एक्सप्लेन करो क्यों वीकनेस है, और तीसरा कि इस वीकनेस को ओवरकम कैसे किया जाए, यानी दूसरे अल्फाज में सजेशन पूछ रहा। ठीक है, पहले अच्छा यहां पे उसने 1 2 3 4 5 6 लिस्ट करके हमें इंफॉर्मेशन दी है। इस तरह जब आई कैप हमें इंफॉर्मेशन देता है तो नॉर्मली हर आइटम में से कोई ना कोई वीकनेस आइडेंटिफाई हो रही होती है नॉर्मली, लेकिन ये लाजमी नहीं है। नॉर्मली का वर्ड इस्तेमाल किया, नॉर्मली हर, यानी 6 है तो हो सकता है 6 वीकनेस, लेकिन हो सकता है एक आधी में वीकनेस ना हो, 5 तो कंफर्म होंगे, में भी एक आधी लाइन में वीकनेस ना हो। तो ज़हनी तौर पे तैयार रहिए कि जब आई ऐप हमें कहेगा कि ये इसमें से आप वीकनेस आइडेंटिफाई करें, तो किसी लाइन आइटम में से हो सकता है कि वीकनेस आइडेंटिफाई ना हो रही हो। क्लियर ये बात? हाँ, अगर एसीसीए वाले इसी क्वेश्चन को टेस्ट करें जब, ठीक है, नॉर्मली इस तरह के, ये मैं सिर्फ इन्वेंट्री के हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं बाकी सेल सिस्टम परचेज सिस्टम के हवाले से भी बात कर रहा हूं, तो वो 1 2 3 की बजाय पैराग्राफ फॉर्म में इंफॉर्मेशन देते हैं। एसीसीए के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरह स्पेसिफिकली 1 2 3 4 5 की बजाय ज्यादातर किस शक्ल में क्वेश्चन देते हैं? पैराग्राफ फॉर्म में। तो स्टूडेंट थोड़ा पैराग्राफ फॉर्म में थोड़ा जरा घूम जाता है, इंफॉर्मेशन ज्यादा जो होती है, वो कहता है सर ये पूरे पैराग्राफ में पता नहीं चल रहा कि किस जगह पे वीकनेस है। आपको जो असाइनमेंट के तौर पे क्वेश्चन दिए गए थे, आपने उससे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम फेस की गई होगी वो यही होगी कि पैराग्राफ फॉर्म में इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है। ये डिसाइड करना कि एग्जैक्टली कौन सी वीकनेस है, एग्जैक्टली कौन सा कंट्रोल है जो यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को वैल्यूएट करना होता है हमने। लेकिन इस तरह का जब 1 2 3 करके हमें इंफॉर्मेशन देता है, क्वेश्चन निस्बतन आसान होता है। ये एसीसीए का क्वेश्चन है, लेकिन ये भी उसने 1 2 3 की शक्ल में दिया है। आई कैप भी नॉर्मली जब क्वेश्चन देता है वो इसी तरह से देता है, लेकिन याद रखें जिस तरह कोड ऑफ एथिक्स के क्वेश्चन थे ना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें वो हमें इंफॉर्मेशन देके 1 2 3 4 5 कहता था आइडेंटिफाई करो, थ्रेट और सेफगार्ड बताओ। हम हर एक को अलग-अलग से वैल्यूएट करके थ्रेट और सेफगार्ड बताते थे, याद है? और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते थे कोड ऑफ एथिक्स से जिसमें वो कंटिन्यूअस केस स्टडी बनाता था, याद है कि नहीं याद? वो एंड एक क्वेश्चन कंप्लीट भी नहीं था जिसके मैंने आपको लैदा से वो कंप्लीट करके दिया था क्वेश्चन, वो एक कंटिन्यूअस केस स्टडी थी। उसमें फिर हमें पढ़ के वैल्यूएट करना होता है पूरे पैराग्राफ में कि कौन सी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जिससे थ्रेट राइज होता है। उसी तरह यहां पे भी है। अगर तो उसने 1 2 3 4 5 6 करके सिस्टम दिया और कह रहा है कि जी वीकनेस आइडेंटिफाई करो, हमारे लिए वीकनेस आइडेंटिफाई करना निस्बतन आसान होता है। लेकिन अगर उसने पैराग्राफ फॉर्म में केस स्टडी दे दी है तो हमें थोड़ा सा रीडिंग ज्यादा करनी पड़ती है और साथ साथ अपने माइंड को चलाना पड़ता है डिसाइड करने के लिए कि इस पूरे पैराग्राफ में से कौन सी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, कौन सी कंट्रोल वीकनेस है या कौन सा गुड कंट्रोल है। फर्क समझ आया दोनों तरह की केस स्टडीज में? चलिए अब हम पढ़ते हैं इस केस को। कह रहा ऑन द डे ऑफ द इन्वेंट्री काउंट यू अटेंडेड डिपो 9 एट डिंजी, यू ऑब्जर्व द फॉलोइंग एक्टिविटीज। पहला, प्री नंबर्ड काउंट शीट्स वर बीइंग इश्यूड टू क्लाइंट स्टाफ कैरिंग आउट द काउंट। ये तो यहां तक बताइए कोई वीकनेस है? ये तो अच्छी बात है। कह रहा है प्री नंबरिंग शीट्स यूज की, हमने कहा ये सही होना चाहिए था। द काउंट शीट शोड द इन्वेंट्री लेजर बैलेंसेस फॉर चेकिंग अगेंस्ट फिजिकल इन्वेंट्री। बताइए अब इसमें कोई वीकनेस है? क्या वीकनेस है? कि हमें क्वांटिटी मेंशन नहीं करनी चाहिए। क्यों, क्या इंप्लीकेशन होगी? क्वांटिटी मेंशन करेंगे तो वो बंदे जो है वो एग्जैक्ट काउंटिंग करने के लिए उसको टिक लगा देंगे। देखिए दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है भाई को कहता हूं यार साथ वाले कमरे में से चेक करके आओ कि कितनी कुर्सियां पड़ी हुई हैं। दूसरी ऑप्शन मैं से कहता हूं साथ वाले कमरे में चेक करके आओ 100 कुर्सियां पड़ी हैं कि नहीं। किस में ये फ्रॉड 2 नंबरी कर सकते हैं? दूसरे वाले में। हो सकता है घूम फिर के चाय पी के आ जाए कहे सर मैंने गिनी है 100 पूरी है। इसीलिए हमें क्वांटिटी नहीं बतानी चाहिए। तो ये वीकनेस। अच्छा इसमें वीकनेस भी है और गुड कंट्रोल भी है प्री नंबरिंग वाला, मुझे दोनों मेंशन करने चाहिए। सिर्फ क्यों, सिर्फ वीकनेस क्यों?
रिक्वायरमेंट में सिर्फ वीकनेस पूछा है इसलिए। सेकंड, ऑल काउंट स्टाफ वर ड्रॉन फ्रॉम द इन्वेंट्री वेयर हाउस एंड वर काउंटिंग इन टीम्स ऑफ 2। अच्छा, काउंटिंग इन टीम्स ऑफ 2, इसमें कोई इशू नहीं है, ये अच्छी बात है। दो दो करके भाई, एक बंदा लिख रहा है काउंट कर रहा होगा, दूसरा बंदा लिखता जाएगा, मसला इसमें नहीं है। तो मसला किसमें है? ऑल काउंट स्टाफ वर ड्रॉन फ्रॉम इन्वेंट्री वेयर हाउस। के इन्वेंट्री वेयर हाउस है भाई, चोर से कह दिया भाई पूरा करो स्टॉक, वो तो कहेगा पूरा है, अगर वो चोरी कर रहा है, मिस एप्रोप्रिएशन कर रहा है। तो याद रखिए कि जब हमने स्टॉक काउंट करना है, रिकंसिलिएशंस बनानी है, इंडिपेंडेंट लोगों को आना चाहिए। तो यहां पे क्या वीकनेस है कि इंडिपेंडेंट नहीं है टीम, स्टाफ वेयर हाउस वालों को ही यूज किया गया काउंट करने के लिए। वीकनेस क्या है? अगर कोई इन्वेंट्री आइटम मिसिंग है, डिफरेंस है, वो रिपोर्ट नहीं करेंगे। सजेशन क्या देते हैं आप? इंडिपेंडेंट टीम मेंबर, इंडिपेंडेंट पर्संस को अपॉइंट करना चाहिए स्टॉक काउंट करने के लिए। नेक्स्ट, थ्री काउंटिंग टीम्स वर एलोकेटेड टू ईच एरिया ऑफ द स्टोर टू काउंट। 3 टीम्स को एलोकेट किया गया कि आपने हर एरिया को काउंट करना है। Although the teams were allowed to decide which pair of staff counted which inventory within each area, ठीक है, उनको अलाउ किया गया कि वो डिसाइड कर लें खुद से कि किस टीम ने कौन से वाला एरिया काउंट करना। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई, वो अपनी मर्जी से जो है जिस मर्जी एरिया को चेक कर सकते हैं। कुछ एरिया हो सकता है डबल काउंट और कुछ ओमिट हो जाए। फिर कह रहा है स्टाफ वर वांट दैट दे हैड टू रिमेंबर व्हिच इन्वेंट्री हैड बीन काउंटेड। क्या कह रहे हैं इसमें? मार्किंग या टैगिंग भी नहीं हो रही, तो हो सकता है एक ही इन्वेंट्री जो है उसको 2 दफा चेक किया जाए, हो सकता है ना ऐसा। अब देखिए, एक ही पॉइंट के अंदर 2 गलतियां आ गई। तो नॉर्मल रूल क्या होता है? जब आई कैप ने 1 2 3 4 5 6 करके हमें इंफॉर्मेशन दी होगी, नॉर्मली हर एक लाइन में एक गलती होगी। लेकिन नॉर्मली पक्का रूल नहीं है, किसी लाइन में हो सकता है एक से ज्यादा गलतियां हो, किसी में हो सकता है कोई गलती हो ही ना, इक्का दुक्का। ज्यादातर यही होता है, एक लाइन में एक गलती, एक लाइन में एक गलती, वीकनेस। लेकिन कभी कभार एक स्टेटमेंट में 2 भी वीकनेसेस हो सकती है, और हो सकता है किसी स्टेटमेंट में कोई वीकनेस ना हो। तो इसमें 2 वीकनेसेस आ गई। 4, information was recorded on the count sheet in pencil, so amendments could be made easily as required. अमेंडमेंट वो अल्ट्रेशन भी कर सकते हैं कि पहले उन्होंने कहा कि जी 100 यूनिट्स हैं, इधर कितने पड़े? 95। क्लाइंट ने कहा अच्छा बाकी किधर है, पूछा, उन्होंने कहा बाकी दूसरी जगह पड़े हैं। दूसरी जगह अगर पेंसिल से लिख लें तो दूसरी जगह जाएंगे, वहां पे स्टाफ कोई नहीं होगा, तो उसको मिटा के 100 कर लेंगे कि पूरा। तो इसीलिए जो हमने स्टॉक काउंट के दौरान में पेंसिल यूज नहीं करनी चाहिए। 5th, an inventory not located on the pre-numbered inventory sheet was recorded on separate inventory sheets which were numbered by staff as they were used. जी, वो कह रहा है कि जो इन्वेंट्री शीट हमने दी उनको, वो तो प्री नंबर्ड थी। क्या कोई ऐसी इन्वेंट्री जो अगर सामने आ जाए जो कि लिस्ट में मौजूद नहीं? आपको पता है हम फ्लोर टू लिस्ट भी करते हैं, लिस्ट टू फ्लोर भी करते हैं, दोनों तरह से। तो अगर फ्लोर टू लिस्ट चेकिंग करते हुए कोई इन्वेंट्री ऐसी नजर आई जो कि लिस्ट में मौजूद नहीं थी, उसे अलहदा से लिखना चाहिए। अलहदा से जिन शीट पे लिखना चाहिए वो भी प्री नंबर्ड होनी चाहिए, ये स्टाफ खुद से नंबरिंग ना करे। तो इसमें भी रिस्क है, वीकनेस है कि जो एक्स्ट्रा शीट्स यूज करनी है वो भी प्री नंबर्ड होनी चाहिए। 6, एट द एंड, बहरहाल ये 5th से अगर आप एग्री नहीं करते, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं वो 5th से एग्री नहीं करते, वो कहते हैं सर ये कोई वीकनेस नहीं है, ठीक है। अगर आप एग्री नहीं करते तो उसको स्किप कर सकते हैं, इसके बावजूद हमारे पास सफिशिएंट पॉइंट होंगे। मार्किंग स्कीम उसकी ये बता रही है कि कम से कम 3 वीकनेसेस हमसे वो रिक्वायर कर रहा है, कम से कम 3 वीकनेसेस। तो 3 वीकनेसेस तो हम कर लेते हैं। बहरहाल इससे ज्यादा भी अगर एग्जाम क्वेश्चन में वीकनेस नजर आती है तो याद रखें हमारे लिए उनको आइडेंटिफाई कर देना बेहतर है, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली उसने नहीं कहा कि 3 वीकनेसेस आइडेंटिफाई करो। तो रिस्क नहीं लेना चाहिए हमें कि खुद से मार्किंग करके 3 है तो 3 उसने कहा होगा, मे बी उसने 0.75 मार्क्स एलोकेट किए हो एक वीकनेस को। इसलिए जितनी भी वीकनेसेस हमें नजर आए हम मेंशन करेंगे। हाँ, अगर 5th से आप एग्री नहीं करते, 5th को स्किप कर सकते हैं।
6. At the end of the count, all count sheets were collected and the numeric sequence of sheets checked. The sheets were not signed. साइन करने किस लिए? काउंटेबिलिटी डिटरमिन करने। जी कुछ समझ आया आपको ये किस तरीके से केस बनता? चलिए, ये था हमारा आज का लेक्चर जो हमने कवर करना था। अब इसमें अभी तक हम क्या डिस्कस कर चुके हैं? इंटरनल कंट्रोल में हमने सेल सिस्टम कंप्लीट डिस्कस कर लिया, हमने परचेज सिस्टम कंप्लीट डिस्कस कर लिया, हमने पेरोल सिस्टम कंप्लीट डिस्कस कर लिया, हमने इन्वेंट्री में काउंटिंग इंस्ट्रक्शंस डिस्कस कर लिया जो सबसे ज्यादा आईकैप टेस्ट करता है। ठीक है, अब जो इन्वेंट्री का रिमेनिंग सिस्टम है और कैश एंड बैंक वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब मैं ये चाह रहा हूं कि साथ साथ चूंकि हमने केस स्टडी की प्रैक्टिस भी करनी है और इस चैप्टर से रिलेटेड आईकैप के क्वेश्चन बैंक में बहुत से क्वेश्चंस हैं, अगरचे उनमें एक इशू है। इस चैप्टर 11 इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड आईकैप के क्वेश्चन बैंक में बहुत से क्वेश्चंस हैं, वो हमने प्रैक्टिस करने हैं, छोड़ नहीं सकते हम उनको। लेकिन उनमें एक इशू है। इशू क्या है? देखें, जो ACCS अनफॉर्चुनेटली हमारा क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करते हुए, आईकैप का जो क्वेश्चन बैंक है इसको प्रिपेयर करते हुए आईकैप के क्वेश्चन बैंक में ACCA के पास पेपर के क्वेश्चंस भी शामिल किए गए। अच्छा, ACCA एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके क्वेश्चंस भी अच्छे होते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन स्टाइल उनका डिफरेंट है। वो नॉर्मली अपने क्वेश्चंस में एक्सप्लेनेशन भी रिक्वायर करते हैं। आईकैप के जो पास पेपर के क्वेश्चंस होते हैं आप उठा के देख लीजिए, आईकैप कहता है मेरे से टू द पॉइंट बात करो, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। आईकैप के क्वेश्चन में नॉर्मली एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी जाती, जबकि ACCA के क्वेश्चंस में वो एक्सप्लेनेशन मांग। वही क्वेश्चन अगर ACCA वाला चेक करेगा 10 नंबर के साथ टेस्ट करेगा, वही क्वेश्चन आईकैप में आएगा 5 नंबर से ज्यादा नहीं देगा, 3 4 5 में कंसेप्ट को टेस्ट करेगा, क्योंकि ACCA वालों में एक्सप्लेनेशन के भी मार्क्स एलोकेट करने होते हैं। अब जब क्वेश्चन वहां से हमने कॉपी किए तो उठाए, एक्सट्रैक्ट किए, या कोई अच्छा सा लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी करें आप, तो उसमें इस चीज का ध्यान शायद हम, अब मुझे नहीं पता, अब जाहिर है वो जो टीम जिन्होंने ये काम किया है वो बेहतर बता सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरे ख्याल में हमें उसकी ट्यूनिंग करना भूल गए कि क्या जो ACCA के क्वेश्चंस हैं उनको हम जब अपने CA के स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करने के लिए देंगे, उन्हें करंट पैटर्न के मुताबिक कन्वर्ट करके देना चाहिए, करंट पैटर्न के मुताबिक। ठीक है, लेकिन ये नहीं किया गया, वो एज इट इज उठा दिए गए। इसमें अब आपको खास तौर पे जो चैप्टर 11 के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हुए, केस स्टडी को प्रैक्टिस करते हुए प्रॉब्लम होगी तकरीबन हर क्वेश्चन में ACCA के, वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर लेता हूं। वो ये होगी कि क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन ज्यादा दी गई होगी, पूरा पैराग्राफ, एक क्वेश्चन लेंथी होगा, आपको थोड़ा रीड करना पड़ेगा। अब गोरे का जो बच्चा है वो तो रीड कर लेता है, उसे कोई टेंशन नहीं होती, उसकी अपनी मादरी जुबान है। लेकिन हमारे स्टूडेंट जैसे ही देखते हैं ना क्वेश्चन एक बड़ा सा आ गया, उसके 12 बज जाते होगा, इतना बड़ा पढ़ूंगा, पढ़ते पढ़ते टाइम गुजर जाएगा। एक ये प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अपनी रीडिंग पावर जो है वो बेहतर करनी पड़ेगी। और फिर पूरे पैराग्राफ, यहाँ पे तो ये होता है ना, एक लाइन, डेढ़ लाइन में आपको कोई ना कोई मसला नजर आ जाता है। उस क्वेश्चन को पढ़ते हुए आप पूरा पैराग्राफ पढ़ लेंगे 4-5 लाइनों का, और उसमें एक वीकनेस या एक गुड कंट्रोल होगा जिसको आपने आइडेंटिफाई करना है। तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हमें, ये रेडीमेड वीकनेस आपको नजर नहीं आ जाएगी, उसमें छुपी हुई होगी, पैराग्राफ पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपको आएगी कि पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर सोचेंगे यार वीकनेस कहां पे है। थोड़ा सा सोचेंगे, वीकनेस या गुड कंट्रोल जो भी उसने पूछा है मिल जाएगा आपको, लेकिन आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ACCA के क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं, थोड़े लेंथी होते हैं, इसके लिए जहनी तौर पे अपने आप को तैयार रखिए। आप खुद देखेंगे जो क्वेश्चन आईकैप के हैं उसमें वो काम की बात करता है सिर्फ, और रिक्वायर भी कहता है सोल्यूशन में मुझे सिर्फ काम की बात बताओ। लेकिन ACCA वाले क्वेश्चन भी लेंथी होंगे, और उनके अगर आईकैप के सोल्यूशन जाके देखें तो वो सोल्यूशन भी लेंथी है, उसमें इधर उधर की बातें भी कर रहा होता है, एक्सप्लेनेटरी। तो इस चीज को देख के आपने घबराना नहीं है,
ठीक है, लेंथी क्वेश्चन को देखें इंटरनल कंट्रोल वाले टॉपिक में, तसल्ली से पढ़ें उसको, थोड़ा टाइम लगेगा आपका ज्यादा रीडिंग करने में, लेकिन आपको समझ आ जाएगी कि इसमें वीकनेस क्या है और गुड कंट्रोल क्या है। ठीक है, ये एक्सपेक्ट ना कीजिएगा सर हमने तो जो रटा लगाया था सेल्स सिस्टम के कंट्रोल का, परचेज सिस्टम के कंट्रोल का, वो तो उसमें एज इट इज नहीं डिस्कस कर रहा, वो एज इट इज नहीं डिस्कस करेगा, घुमा के करेगा। कंट्रोल वही होंगे, रिकंसिलिएशन बन रही होंगी, एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट हो रही होंगी, ठीक है, सब्सिडी लेजर में रिकॉर्डिंग हो रही होगी, कंट्रोल अकाउंट बन रहे होंगे, गुड्स डिस्पैच नोट, गुड रिसीट नोट बन रहा होगा, कंट्रोल्स वही होंगे, लेकिन सिस्टम डिस्क्राइब करते हुए डिफरेंट हो सकता है। और प्रैक्टिकली भी ऐसे होता है, एक कंपनी का सेल्स सिस्टम लाजमी नहीं एग्जैक्टली वैसा ही हो जैसे किसी दूसरी कंपनी का सेल्स सिस्टम है। एक कंपनी हो सकता है मैनुअली गुड डिस्पैच नोट प्रिपेयर कर रही हो, दूसरी जो है वो कंप्यूटर पे कर रही हो। इसी तरह स्टाफ अवेलेबिलिटी का भी इशू होता है, ज्यादा स्टाफ है तो आप ज्यादा सेग्रीगेट कर सकते हैं एक्टिविटी को। तो जो सेल्स सिस्टम का क्वेश्चन होगा, ध्यान में रखिए, एक सेल्स सिस्टम के क्वेश्चन में और दूसरे सेल्स सिस्टम के दूसरे क्वेश्चन में फर्क हो सकता है इंफॉर्मेशन का। ठीक है, वो किस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्या एक्टिविटीज डिस्कस कर रहा है, फर्क हो सकता है, लेकिन बैक एंड पे कंट्रोल्स वही होंगे जो हमने पढ़े हैं। बैक एंड पे कंट्रोल्स वही होंगे जो हमने पढ़े हैं। सिस्टम डिस्क्राइब करते हुए कुछ थोड़ा सा लेंथी हो सकता है और एक क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन से फर्क। अब जाहिर है अगर सेल्स सिस्टम का क्वेश्चन उसने बनाना है एग्जामिनर ने, वो ऑलरेडी एक टेस्ट हो चुका है पास पेपर में सेल्स सिस्टम का क्वेश्चन, दूसरी बार टेस्ट करेगा, वही क्वेश्चन नाम बदल के थोड़ा ही हमें देगा, वो थोड़ा सा सिस्टम भी आगे पीछे करेगा। अगर वहां पे उसने कोई और 5 कंट्रोल टेस्ट किए हैं तो अब की बार सिस्टम डिफरेंट देगा, सेल्स सिस्टम में ही वो इसको इस तरीके से डिफरेंट करेगा कि अब 5 कोई और कंट्रोल टेस्ट करेगा। तो इस चीज को जहन में रख के आपने क्वेश्चन करने हैं चैप्टर 11 के, खास तौर पे वो क्वेश्चन जो कि एसीसी के है। जी जो बताना चाह रहा हूं बात समझ आ रही है? तो कंक्लूजन क्या निकला हमारा कि जो हमारे एसीसी वाले क्वेश्चन होंगे उनमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल उसने दिया होगा। ठीक है, हमने वो बड़ा क्वेश्चन देके परेशान नहीं होना, प्लस हो सकता है डिस्क्राइब करते हुए भी वो थोड़ा सॉल्यूशन में उसने एक्स्ट्रा बातें की हो। बात समझ आ गई जी? चलिए अब आते हैं हम केस स्टडीज की तरफ। सबसे पहले तो वॉल्यूम 1 में से 3 केस स्टडीज दी गई थी आपको। केस स्टडी फर्स्ट एग्जांपल जो कि थी सेल्स सिस्टम के, सेकंड एग्जांपल परचेज सिस्टम के, थर्ड एग्जांपल पेरोल सिस्टम की, इसी तरह था। तो पहले वॉल्यूम 1 में है। फर्स्ट एग्जांपल में कोई प्रॉब्लम कल डिस्कस हो गई थी लेकिन कुछ स्टूडेंट असाइनमेंट नहीं करके आए थे, तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। स्टॉक शीट मैनेजमेंट तैयार करती है। ठीक है, स्टॉक शीट प्रिपेयर मैनेजमेंट करेगी, उसमें नाम लिख देगी कि कौन कौन सी इन्वेंट्री मौजूद होती है, होने चाहिए, लेकिन जो स्टॉक काउंट कर रहा है उसके हवाले कर दी जाएगी कि इस शीट को सामने रखे आपने स्टॉक काउंट करना है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? जी क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल में ऑडिट वर्किंग पेपर तैयार होते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल होते हैं। इन्वेंट्री में भी तैयार होते हैं, बिल्कुल। जी जी, नहीं ऑडिट हम लोग प्रैक्टिकली क्लाइंट से ही उसकी जो स्टॉक शीट होती है उसकी एक कॉपी ले लेते हैं और उस पर लिख देते हैं कि हमने क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी हमारी स्टॉक काउंट के दौरान। जी और की क्वेश्चन? चलिए केस स्टडी फर्स्ट एग्जांपल सेल सिस्टम, इसमें बताइए कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है जी? पहले पॉइंट पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल डेफिशिएंसी क्या है? इन्वेंट्री लेवल्स आर नॉट चेक्ड एट टाइम ऑफ ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर। जब ऑर्डर एक्सेप्ट किया जाता है इन्वेंट्री लेवल को टेस्ट नहीं किया जाता। ये क्या क्वेश्चन में बता रहा है कि इन्वेंट्री लेवल टेस्ट नहीं कर रहे? ठीक है। रिकमेंडेड कंट्रोल क्या है?
वेबसाइट शुड बी इंटीग्रेटेड विद इन्वेंट्री सिस्टम सो दैट एवरी ऑर्डर इज चेक्ड फॉर इन्वेंट्री बिफोर अप्रूवल। आपने देखा होगा बाजू का जब वेबसाइट पे आप कोई बुक वगैरह परचेज करने के लिए जाएं या कोई दूसरी आइटम वगैरह परचेज कर रहे हैं तो वहां पे साथ लिखा होता है अवेलेबल या आउट ऑफ स्टॉक, अवेलेबल या आउट ऑफ स्टॉक लिखा होता है ना, आपने नोट किया होगा। वो वेबसाइट पे कैसे अपडेट होता है, क्योंकि वेबसाइट को इन्वेंट्री बैलेंस के साथ लिंक कर दिया जाता है। हर नए ऑर्डर के साथ इन्वेंट्री लेजर बैलेंस कम हो जाता है और जब इन्वेंट्री का बैलेंस 0 हो जाए तो वेबसाइट पे लिखा आता है आउट ऑफ स्टॉक। वो कह रहा है कि रिकमेंडेशन में मुझे उसका सिस्टम मैनुअल नहीं ऑटोमेटेड होगा, ऐसा ही है, ऑटोमेटेड है। हाँ, इसीलिए उसने वो इंटीग्रेशन की बात की कि वेबसाइट को इंटीग्रेट कर दो, वरना हम ये कहते हैं कि मैनुअली चेक कर ले, या वहां पे जो बैठा ऑर्डर अप्रूव कर रहा है पर्सन, वो ऑर्डर अप्रूव करने से पहले उसको एक्सेस दी जाए इन्वेंट्री बैलेंस की। यहां चूंकि वेबसाइट के जरिए से सेल हो रही है तो कह रहा है वेबसाइट को लिंक कर दो इन्वेंट्री बैलेंस के साथ। टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है, कह रहा है कि आप जिस इन्वेंट्री का 0 बैलेंस हो गया है उसका ऑर्डर प्लेस करें वेबसाइट पे। अगर ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया कंट्रोल वीक, और अगर ऑर्डर रिजेक्ट हो गया कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है। यही है टेस्ट। टेस्ट डाटा का मतलब यही होता है ना। टेस्ट डाटा का मतलब क्या होता है, नहीं पता टेस्ट डाटा का, इसीलिए नहीं शायद समझ आया। टेस्ट डाटा का मतलब है डमी ट्रांजैक्शंस को सिस्टम में एंटर करना जो कि सिस्टम को वायलेट कर रही होगी। ये अहम चीज है, जो सिस्टम को वायलेट कर रही होगी, और देखना सिस्टम उसको एक्सेप्ट करता है कि रिजेक्ट करता है। अगर एक्सेप्ट करता है तो कंट्रोल वीक है, रिजेक्ट करता है तो कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है। जी और कोई क्वेश्चन फर्स्ट एग्जांपल में से? कोई क्वेश्चन नहीं? लास्ट वाला, सप्लायर स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन आर नो लॉन्गर परफॉर्म्ड। इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई, ये तो इजी है। सप्लायर कौन होता है मेरे भाई? क्रेडिटर है कि डेटर है? क्रेडिटर। तो उनकी रिकंसिलिएशन बनती है क्या? क्या क्रेडिटर्स की कोई रिकंसिलिएशन बनती है? कौन सी बनती है? कुछ नहीं पता भाई। कंट्रोल क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट की परचेज लेजर के साथ रिकंसिलिएशन बनती है। आपको पता है कि नहीं रिकंसिलिएशन बनती है? कितने स्टूडेंट्स को पता है कि क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट और परचेज लेजर के? चले शुक्र है, ये तो शायद इंट्रो में सिखाते हैं कंट्रोल अकाउंट के टॉपिक में। कहाँ? नहीं तो इंट्रो में नहीं सीखा आपने, इंट्रो एग्जाम दिया हो गया। तो ये रिकंसिलिएशन नहीं, अभी फ्रैंकली बता दीजिए कितने स्टूडेंट का ये कंसेप्ट वीक है, हमने नहीं पता कि कंट्रोल अकाउंट और सब्सिडी लेजर की रिकंसिलिएशन कैसे बनती है। 1 2 चले कोई बात नहीं, कद्दू का फेल भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता जी। नहीं मजाक कर रहा हूं। सबसे परचेज लेजर इंडिविजुअल बैलेंसेज होते हैं ना, उनका टोटल मैच करना होता है हमने कंट्रोल अकाउंट के साथ। जब भी परचेज होता, पहले ये है कि परचेज या सेल्स की ट्रांजैक्शन पहले जर्नल में रिकॉर्ड होती है, जर्नल से पोस्ट होती है लेजर में। लेजर होते हैं 2 तरह के, एक होता है जनरल लेजर ऑफिशियल बुक्स ऑफ अकाउंट जिससे ट्रायल बैलेंस बनता है। कंट्रोल अकाउंट ये जनरल लेजर में होता है। कंट्रोल का मतलब टोटल डेटर्स की एंट्री इधर जाती है, और इंडिविजुअल डेटर्स मिस्टर ए बी सी डी ये सब्सिडी लेजर में होता है। ठीक है जी। कंट्रोल अकाउंट में डेटर्स की टोटल की एंट्री आती, उसमें ये तो कंट्रोल अकाउंट को देख के हमें ये तो पता चल जाएगा हमारे टोटल डेटर्स इतने हैं या टोटल क्रेडिटर्स इतने हैं, लेकिन उस डेटर्स में मिस्टर ए के कितने पैसे हैं, बी के कितने हैं, सी के कितने हैं, ये कंट्रोल अकाउंट देख के पता नहीं चलेगा, ये सब्सिडी लेजर देख के पता चलेगा जी। और कोई क्वेश्चन? चलिए सेकंड एग्जांपल पे आ जाते हैं। सेकंड एग्जांपल में कोई इश्यू जी? नंबर 4 ऑन रिसीविंग, पहले मैं रिक्वायरमेंट पढ़ लूं क्योंकि केस स्टडी में सबसे अहम रिक्वायरमेंट होती है। कह रहा है आइडेंटिफाई द वीकनेसेस, वीकनेसेस को अंडरलाइन करें।
इन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ एएल एंड देयर पॉसिबल इफेक्ट्स को भी अंडरलाइन करें एंड गिव योर रिकमेंडेशन को भी अंडरलाइन करें टू एएल। 3 चीजें बतानी है, कौन कौन सी? वीकनेस, इफेक्ट और रिकमेंडेशन। 4th को पढ़ते हैं। ऑन रिसीविंग द गुड्स the store officer agrees the good dispatch note of the supplier with the purchase order to ensure that description of good is the same as were ordered by AL. An acknowledgement copy of GDN is given to the supplier and another copy is sent to accounts department. जी कोई प्रॉब्लम नजर आए? कह रहा है जब चीजें रिसीव होती हैं, स्टोर ऑफिसर जो चीजों को रिसीव कर रहा है वो एग्री करता है गुड डिस्पैच नोट को परचेज ऑर्डर के साथ। किसको किसके साथ चेक कर रहा है? गुड डिस्पैच नोट को परचेज ऑर्डर को गुड्स डिस्पैच नोट का। जब चीजें रिसीव हो रही हैं परचेज ऑर्डर को किससे मैच कर? जीडीएन। किसके जीडीएन से? सप्लायर। क्या उसे सप्लायर के जीडीएन के साथ कंपेयर करना चाहिए कि चीजों के साथ, फिजिकल चीजों के साथ इंस्पेक्ट करना चाहिए? ये वीकनेस है। हो सकता है क्लाइंट ने भेजे कोयले हो और जीडीएन हीरो की बना के भेज दे। हमने भी हीरे ऑर्डर किए थे, तो क्या अब देखे परचेज ऑर्डर को जीडीएन से हम मिलाएंगे वो तो मिल जाएगा, असल में आया क्या पड़ा है? कोयले। वो चेक ही नहीं किए। तो वीकनेस है कि नहीं? क्या करना चाहिए था उसे? परचेज ऑर्डर को किसके साथ मैच करना चाहिए था? गुड्स रिसीव्ड के साथ। क्वांटिटी क्वालिटी जो फिजिकल गुड्स हैं वो देखनी चाहिए थी परचेज ऑर्डर के मुताबिक है कि नहीं। जीडीएन कर क्या रहा है? जीडीएन के साथ कंपेयर कर रहा है, जो गलत है। क्लियर हो गया मेरे भाई? और कोई पॉइंट? डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड तो सही होगी ना, मैंने बताया ना, हीरे मंगवाए थे उसने जीडीएन हीरो की भेजी और डब्बे में कोयला। जी हाँ, इसलिए देख रहा है कि डिस्क्रिप्शन सही है कि नहीं। हाँ डिस्क्रिप्शन ठीक होगी। हाँ कह रहे हैं सर डिस्क्रिप्शन के लिए, उस क्वेश्चन में कह रहा है डिस्क्रिप्शन के लिए मैच कर रहा है, डिस्क्रिप्शन का कंट्रोल है। तो ये तो कह ही नहीं रहा कि फिजिकल गुड्स के साथ इंस्पेक्ट नहीं कर रहा। तो मुझे बताइए सिस्टम को पढ़ के हम क्या समझे कि फिजिकल के साथ मैच कर रहा होगा? इतना वो साइंसदान है कि डिस्क्रिप्शन तक का जिक्र कर दिया उसने केस में कि भाई मैं मैच कर रहा हूं, और जो बड़ी चीज फिजिकल गुड्स को इंस्पेक्ट करना चाहिए वो उसने जिक्र ही नहीं किया, और हम एज्यूम कर लें कि उसने वो ठीक किया है। ऐसे हो भाई, मैं आपको दूं 10 केस स्टडीज और आप उसमें से 2 सबसे आसान वाली केस स्टडीज कर लाएं, तो मैं ये एज्यूम कर लूं कि बाकी की 8 केस स्टडीज आपको आती हैं? नहीं भैया, ठीक है, वो बाकी केस स्टडीज आप दिखाएंगे फिर मेरी तसल्ली होगी कि वो केस स्टडीज आपको आते हैं। तो भाई देखें, परचेज ऑर्डर को मैं आपकी बात एक्सेप्ट करता हूं, परचेज ऑर्डर को गुड डिस्पैच नोट के साथ भी चलो मैच कर लो, लेकिन हमने उसे फिजिकल गुड्स के साथ भी तो मैच करना है ना। फिजिकल गुड का कहीं जिक्र नहीं कर रहा। क्या हम ये अज्यूम कर लें कि फिजिकल गुड्स को मैच कर रहा होगा वो परचेज ऑर्डर के साथ? बताइए, नहीं। ठीक है, ये वीकनेस है जी। और कोई क्वेश्चन? सेकंड एग्जांपल में और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं। थर्ड एग्जांपल पेरोल से रिलेट कर रही है, आखिरी 2 पैराग्राफ, ये पूरे वाले कर। चलिए कह रहे जी, टी ऑपरेट्स ए चेन ऑफ होटल्स, पेज 253 है, अक्रॉस द कंट्री। टी एम्प्लॉइज इन एक्सेस ऑफ 250 परमानेंट एम्प्लॉइज एंड इट्स ईयर एंड इज 31 अगस्त 2014. You are the audit supervisor of V&D Company and are currently reviewing the documentation of T's payroll system detailed below in preparation of interim audit. अब हम सिस्टम को समझ रहे हैं। मैं पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लूं, केस स्टडी या रिक्वायरमेंट पढ़ना सबसे पहले जरूरी है। कह रहे इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेरोल सिस्टम ऑफ टी कंपनी आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 5 डेफिशिएंसीज बतानी है। Recommend a control to address each of these deficiencies
and describe a test of control we should perform to assess if each of these control is operating effectively. वही वो पहली तरह वाला केस स्टडी, फर्स्ट वाला केस कि नॉर्मली कंट्रोल वीकनेसेस पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म नहीं होते, लेकिन वो अज्यूम करवा के हमें कह रहा है कि मुझे इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी बताओ। अच्छा बताइए, क्या सिर्फ वीकनेस डिस्कस करूं कि साथ में रिकमेंडेशन और टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी सारे डिस्कस कर दूं? चलिए सारे कर लेते हैं। वो कह रहा है टीज पेरोल सिस्टम, परमानेंट एम्प्लॉयज वर्क ए स्टैंडर्ड नंबर ऑफ आवर्स पर वीक एज स्पेसिफाइड इन देयर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। यहां तक बताइए कोई वीकनेस है? तो सिस्टम बता रहा है, वीकनेस नहीं। However, when the hotels are busy, staff can be requested by management to work additional shift as overtime. यहां पे बताइए कोई वीकनेस है? कोई वीकनेस नहीं है। हाँ, या वो सिस्टम हमें बता रहा है कि जी जब जरूरत पड़ती है तो ओवरटाइम भी करवाया जाता है उनसे, बिल्कुल ठीक है। दिस कैन ईदर बी पेड ऑन ए मंथली बेसिस और टेकन एज डेज ऑफ। कह रहा है इसके बदले में आप मंथ एंड पे पैसे भी ले सकते हैं जो एक्स्ट्रा काम करता है, या इसके बदले में छुट्टी भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहां तक बताइए कोई वीकनेस है? नहीं, कोई वीकनेस हमें नजर नहीं आई। आगे चलते हैं। एम्प्लॉयज रिकॉर्ड एनी ओवरटाइम वर्क एंड डेज टेकन ऑफ ऑन वीकली ओवरटाइम शीट विच आर सेंड टू द पेरोल डिपार्टमेंट। जी, जो ओवरटाइम काम करते हैं और यहाँ जो डेज ऑफ लेना चाह रहे हैं वो ओवरटाइम शीट पे रिकॉर्ड करते हैं, पेरोल डिपार्टमेंट को सेंड कर देते हैं। जी हाँ, ऑथोराइजेशन मिसिंग है। अब मैं आगे पढ़ लूं, यहाँ पे मैंने नोट कर लिया कि कोई इंडिपेंडेंट पर्सन ऑथोराइज नहीं कर रहा, वो अपनी मर्जी के आवर्स को एंटर कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं लिखूंगा एग्जाम में। हो सकता है आगे चल के उसने इस सिस्टम को एक्सप्लेन किया हो, लेकिन मैंने साइड में नोट कर लिया कि ऑथोराइजेशन का इशू है। Standard hours per employee are automatically set up in the system and the overtime sheet are entered by clerk into the payroll package. जो क्लर्क है वो पेरोल पैकेज। अच्छा एक चीज और नोट कीजिए, एससीसी के क्वेश्चन में वो आईटी की टर्म्स को ज्यादा यूज करता है, क्योंकि जो यूके वगैरह में आपको पता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आईटी सिस्टम ज्यादा यूज होता है। पाकिस्तान में नॉर्मली इतना ज्यादा एक्सटेंसिव यूज नहीं होता आईटी का, इसीलिए हमारे जो क्वेश्चंस हैं उसमें आईटी की टर्म्स को यूज नहीं करता। तो आपको एक रीजन ये भी लगेगी एससीसी के क्वेश्चन मुश्किल होने की, एक तो इंग्लिश की वजह से है ना, वो बड़ा क्वेश्चन होता है, और दूसरा उसने आईटी की टर्म्स को यूज किया होता है। लेकिन याद रखिए ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम आईटी के कंसेप्ट्स को यहाँ पे भी चैप्टर 13 में तो सीखना ही है, यहाँ पे भी साथ साथ सीख सकते हैं। तो जहां कहीं डेटाबेस का लफ्ज आ जाए ना, आपने इससे मुराद ये जहन में लेके आनी है कि रिकॉर्ड है। डेटाबेस का मतलब रिकॉर्ड। वो कह रहा है एंटर बाय क्लाइंट इनटू पेरोल पैकेज which automatically calculates the gross and net pay along with relevant deduction। और जो पेरोल है उसमें रिकॉर्ड को एंटर कर लिया जाता है, जो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है डिडक्शन वगैरह को। These calculation are not checked at all। इसको तो अंडरलाइन कर लें जी। हाँ, चेक ही नहीं कोई कह रहा, कुछ भी चेक नहीं होता, ना मैनुअली कोई चेक करता है बाद में, और ना ही वो जो हमने कंट्रोल लगाया था कैलकुलेशंस के ऊपर। कौन सा कंट्रोल था? कैलकुलेटेड अमाउंट्स पे। वो बताया नहीं था आपको, रेंज टेस्ट लगाते हैं, लिमिट बता देते हैं, एक्सेप्शन रिपोर्ट, ठीक है, कि अगर सर्टन अमाउंट से कम या ज्यादा हो तो एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट कर दें। वो कहता है रिकैलकुलेशन भी नहीं हो रही है, एक्सेप्शन रिपोर्ट भी नहीं है, ये वीकनेस है। सजेशन में हम क्या बताएंगे कि रिकैलकुलेट होने किसी इंडिपेंडेंट पर्सन को या तो रिकैलकुलेट करना चाहिए इस कैलकुलेशन को, या एक्सेप्शन बोर्ड जनरेट होनी चाहिए अगर आईटी सिस्टम यूज कर रहे हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या करेंगे? टेस्ट ऑफ, अगर ये कंट्रोल अप्लाई हो रहे हैं, हम कोई ऐसे नंबर ऑफ आवर्स वर्क एंटर करेंगे जो बहुत ज्यादा एक्सेसिव, रीजनेबल रेंज से ज्यादा है, और देखेंगे एक्सेप्शन बोर्ड जनरेट होती है कि नहीं। या अगर आईटी सिस्टम यूज नहीं हो रहा, रिकैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? सैंपल बेस पे हम कुछ एम्प्लॉइज की ओवरटाइम की कैलकुलेशन को चेक करेंगे, नंबर ऑफ आवर्स ओवरटाइम शीट के साथ मैच कर लेंगे, और फिर उसके बाद रेट उनके जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर है उसके साथ, और आगे मैनुअल कैलकुलेशन देख लेंगे। यहां तक बात समझ आई?
तो ये हमारा पहला बड़ा, एक ऑथोराइजेशन वाला था वो भी था, और एक कंट्रोल हमने वीकनेस ही आइडेंटिफाई कर लिया। आगे चलते हैं। वेजेस आर इंक्रीज्ड बाय द रेट ऑफ इन्फ्लेशन ईच ईयर एंड द क्लर्क आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अपडेटिंग द स्टैंडिंग डाटा इन द पेरोल सिस्टम। क्लर्क्स आर रिस्पॉन्सिबल, क्लर्क को अंडरलाइन कीजिए, फॉर अपडेटिंग द स्टैंडिंग डाटा इन द पेरोल सिस्टम। स्टैंडिंग डाटा को भी अंडरलाइन कीजिए, पेरोल सिस्टम को भी अंडर। पेरोल सिस्टम का मतलब पेरोल का रिकॉर्ड। इसमें स्टैंडिंग डाटा किसको, स्टैंडिंग डाटा के साथ टर्म यूज कर ले मास्टर डाटा। देखिए कुछ डाटा होता है हमारा जो डेली बेसिस पे चेंज होता है, कुछ डाटा ऐसा होता है जो कि परमानेंट नेचर का होता है। ये जो आवर्ली रेट है ना ये परमानेंट, जो आवर्स वर्कड है ये डेली बेसिस पे होता है। ठीक है, जो आईटी की लैंग्वेज में जो जैसे हम नॉर्मल एक कंसेप्ट यूज करते हैं ना करंट फाइल और परमानेंट फाइल ऑडिट में, उसी तरह का कंसेप्ट आईटी में भी यूज होता है। जो डाटा डेली बेस पे वीकली बेसिस पे चेंज होना हो उसे कहते हैं ये ट्रांजैक्शन फाइल है, और जो परमानेंट नेचर का हो साल साल बाद जाके चेंज होना हो उसे कहते हैं ये मास्टर फाइल है। मास्टर फाइल बताइए ज्यादा सेंसिटिव है कि ट्रांजैक्शन फाइल? क्या है कि क्लर्क को इजाजत होनी चाहिए मास्टर फाइल स्टैंडिंग डाटा को चेंज करे, उसको इजाजत। वो क्या करेगा, वो अपना अर्ली रेट भी चेंज कर लेगा, दूसरा अपने दोस्तों का भी कर लेगा। तो दूसरी वीकनेस ये, इस पे एक्सेस कंट्रोल्स होने चाहिए। एक्सेस कंट्रोल्स क्या होते हैं? हाँ, कि ऑथोराइज पर्सन को सिर्फ एक्सेस हो, हर बंदे को ना हो। डाटा चेंज करने की एक्सेस सिर्फ ऑथोराइज पर्सन को हो। ये दूसरी प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई कर ली। पहली प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई की थी जी? हाँ जी, अप्रूवल नहीं है ना, वो कलर की चेंज कर रहा है। हालांकि रेट चेंज होने की, रेट इंक्रीज होने की अप्रूवल होनी चाहिए। ठीक है, अप्रूवल हो। तो जब हम कह रहे हैं कि एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए तो जाहिर है एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड फॉर ऑथोराइज्ड पर्सन होनी चाहिए, वो उसको चेंज करे। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट रिक्वायरमेंट नहीं भैया, रिक्वायरमेंट में उसने थ्रेट आइडेंटिफाई करने को कहा ही नहीं, तो इसीलिए मैं ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अगर लिखूंगा तो गलत हो जाएगा। उसने इसे डेफिशिएंसी कहा है। ठीक है जी, तो दो अभी तक बड़ी वीकनेस हमने क्या आइडेंटिफाई कर ली? एक, कैलकुलेशन को कोई रिव्यू नहीं कर रहा, और दूसरा क्लर्क चेंजेस कर रहा है हमारी मास्टर फाइल में, स्टैंडिंग डाटा में। नेक्स्ट, एम्प्लॉय रिकॉर्ड एनी ओवरटाइम वर्कड एंड डेज, नहीं ये तो हो गया। एम्प्लॉयज आर पेड ऑन ए मंथली बेसिस बाय बैंक ट्रांसफर फॉर देयर कॉन्ट्रैक्टेड वीकली आवर्स। तो बैंक ट्रांसफर के जरिए से पेमेंट हो रही है, बताइए अच्छा है कि वीकनेस है? अच्छा है। हाँ, कैश के जरिए से पेमेंट हो रही है ना, उसमें रिस्क होता है। बड़ी पेमेंट्स कैश के जरिए से नहीं होनी चाहिए, और ये वेजेस जाहिर है रूटीन की पेमेंट है। 250 एम्प्लॉइज की सैलरी कैश में देंगे, वो लाखों में बात पहुंच जाएगी। तो अच्छा कर रहा है जो बैंक ट्रांसफर के जरिए से पेमेंट कर रहा है। फॉर वीकली आवर्स एंड फॉर एनी ओवर टाइम वर्कड इन द प्रीवियस मंथ, और पिछले साल में जो भी ओवर टाइम किया उसकी भी पेमेंट बैंक ट्रांसफर लिस्ट के जरिए से होती है। If employee chose to be paid for overtime, authorization required by department head of any overtime in excess of 30% of standard hours। कह रहा है अगर कोई एम्प्लॉय कहता है मुझे ओवरटाइम की पेमेंट चाहिए, तो 30% से ज्यादा अगर वो क्लेम करता है स्टैंडर्ड आवर्स से, तो डिपार्टमेंटल हेड की अप्रूवल चाहिए होती है कि बाकी इस बंदे ने 30% से ज्यादा टाइम लगाया। जैसे मैं अगर ये कहता हूँ मैंने टीचिंग आवर्स में एक दिन में ज्यादा आवर्स पढ़ा, एक महीने में ज्यादा आवर्स पढ़ाए हैं, नॉर्मल फॉर एग्जांपल अगर 5 आवर्स हैं एक दिन में ज्यादा पढ़ाए हैं, तो उन्होंने कहा, ह्यूमन रिसोर्स वालों ने कहा अगर आपके नॉर्मल आवर्स से के 30% तक है तो फिर ठीक है, हम प्रोसेसिंग कर देते हैं। 30% से ज्यादा है तो प्रिंसिपल साहब से प्रूव करा के लाए। इसमें कोई वीकनेस नजर आ रही है आपको? 30% से कम की कोई अप्रूवल नहीं है। इसका मतलब है हर एम्प्लॉय अगर 30%, 20% ओवर टाइम क्लेम करता है उसे आसानी से मिल जाएगा, किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ठीक है, इफ एम्प्लॉय चूज, तो ये भी एक वीकनेस है, इसको भी अंडरलाइन करना। ठीक है, इसमें इंप्लीकेशन क्या होगी? एम्प्लॉय जो है वो फेक ओवर टाइम क्लेम कर सकते हैं। सजेशन क्या होगी कि हर ओवर टाइम जो 30% से कम है इनकी भी अप्रूवल होनी चाहिए। इफ एम्प्लॉय चूज इंस्टेड टू टेक डेज ऑफ
The payroll clerk should check back to the overtime worked report. However, this report is not always checked. ये वो कहता है चलो पैसे देने में तो दो सिस्टम थे उनके ओवरटाइम के, या पैसे ले लो या छुट्टियां ले लो, दोनों में मसला है। पैसे लेने में 30% तक वो चेकिंग नहीं करते, और अगर छुट्टियां क्लेम करें तो कहता है जो सुपरवाइजर है उसको चेक करना चाहिए वाकई जितनी छुट्टियां क्लेम करें उतना ओवरटाइम लगाया कि नहीं लगाया, और वो कभी चेक करता है कभी नहीं करता। बताइए ये वीकनेस है क्या? रिकंसिलिएशन ना बनाना ये भी वीकनेस है, कभी बनाना कभी ना बनाना ये भी वीकनेस है, और बनाना लेकिन उसको इंडिपेंडेंट पर्सन चेक नहीं कर रहा, ये भी वीकनेस है। तो जो क्लेम कर रहे हैं ओवर टाइम या डेज ऑफ, इनकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही, ये भी वीकनेस। कितनी वीकनेस हुई? 4 वीकनेसेस हो गई हैं। मैं भूल गया पहले कौन सी वीकनेस आई थी सबसे पहले? तो कैलकुलेशन नहीं चेक कर रहे, ठीक है, वो जो पेरोल की कैलकुलेशन है उसको कोई चेक नहीं कर रहा। दूसरी क्या थी? हाँ, क्लर्क चेंज कर रहा है, मास्टर डाटा हमारा क्लर्क चेंज कर रहा है, सैलरी क्या मिलेगी, क्लर्क डिसाइड कर रहा है सैलरी क्या मिलेगी। तीसरी वीकनेस, ओवर टाइम 30% से नीचे कोई अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है, और डेज अगर ऑफ करने आपने उसको वो कभी चेक करता है रेलिवेंट पर, कभी चेक नहीं करता। चले 4, एक और लास्ट देखते हैं। द ओवरटाइम वर्कड रिपोर्ट विच डिटेल्स एनी ओवरटाइम रिकॉर्डेड बाय एम्प्लॉय इज रन बाय द पेरोल डिपार्टमेंट वीकली एंड ईमेल टू डिपार्टमेंटल हेड्स फॉर ऑथराइजेशन। कहता है ओवरटाइम की रिपोर्ट जो है वो डिपार्टमेंटल ऑथराइजेशन के लिए डिपार्टमेंटल हेड को सेंड करते हैं। पेरोल डिपार्टमेंट आस्क डिपार्टमेंट हेड्स टू ओनली रिपोर्ट इफ देयर आर एनी एरर्स रिकॉर्डेड। जब कोई एरर होगा तभी बताइएगा, यानी अगर उनकी तरफ से जवाब नहीं आता ये क्या अज्यूम करेगा? तो सही सिस्टम है। इससे आपको कौन सा कंसेप्ट याद आता है? नेगेटिव कंफर्मेशन लेस रिलायबल थी, हो सकता है ईमेल दरमियान में कहीं उन तक पहुंचे ना, जंक बॉक्स में चली जाए, इन बॉक्स में जाए लेकिन वो रीड ना कर सके उसको, और ये क्या समझेगा कि वो बैलेंस एग्री करता है कि नहीं प्रॉब्लम? ठीक है, इसका सजेशन क्या देते हैं आप? सजेशन क्या देते हैं आप? क्या करना चाहिए? एक्नॉलेजमेंट लेनी चाहिए डिपार्टमेंटल हेड से, डिपार्टमेंटल हेड से एक्नॉलेजमेंट कि आपको ईमेल रिसीव होगी या कि नहीं। भाई ईमेल में ये खतरा होता है कि नहीं? ईमेल आपने किसी को सेंड की, ये एक और केस स्टडी थी, वो पता नहीं आपने नहीं पूछा क्वेश्चन, जिसमें एम्प्लॉय रिजाइन करता है और ईमेल सेंड की जाती है पेरोल वालों को। हमने कहा ये भी वीकनेस है। क्यों? हो सकता है ईमेल उन तक पहुंचे ना, हो सकता है पहुंचे लेकिन वो रीड ना कर सके। तो सुपरवाइजर जो बंदा जिसके अंडर काम कर रहे हैं लोग, अगर कोई लोग छोड़ के जाते हैं उससे इत्तला पहुंचानी चाहिए। किसको पहुंचानी चाहिए? पेरोल वालों को नहीं, पेरोल वालों की पहुंचानी चाहिए, लेकिन कैसे? एक्नॉलेजमेंट ले साथ में कि आप मुझे एक्नॉलेजमेंट दीजिए कि आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच गई है, वरना हो सकता है ना मैसेज ना पहुंचे। बात समझ आई? अगर बात समझ आई तो मुझे बताइए रीजन के साथ। व्हाट्सएप के जरिए से मैसेज भेजा, दूसरी ऑप्शन ईमेल के जरिए से मैसेज भेजा, कौन सा ज्यादा बेहतर है कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से? क्यों? कैसे बेहतर है? हाँ, क्योंकि नहीं, रियल टाइम में दोनों रियल टाइम में जाते हैं भाई। ईमेल भी रियल टाइम में जाती है, व्हाट्सएप मैसेज भी जल्दी जाता है। नहीं, ईमेल रास्ते में थक जाती है, ईमेल रास्ते में थक जाती है क्या? रेस्ट करती है क्या? और दोनों एक ही स्पीड के साथ जाते हैं। मसला ये नहीं है, मसला क्या है कि ईमेल के जरिए से सेंड करेंगे, आपको कंफर्म नहीं है मैसेज पहुंच गया कि नहीं पहुंचा। व्हाट्सएप के जरिए से कंफर्म हो जाता है अगले बंदे तक मैसेज पहुंच गया, उसने रीड कर लिया। कैसे पता चल जाता है? हाँ, डबल टिक, वो नीले रंग का ब्लू टिक आ गया। अगर वो मैसेज रीड नहीं, फिर भी हमें डबल टिक आ जाते हैं, डबल टिक आ जाते हैं। वैसे मुझे पता नहीं था, एक स्टूडेंट ने बताया कि डबल टिक वाली ऑप्शन ऑफ कर सकते हैं अपनी प्राइवेसी सेटिंग के जरिए। वाकई, यानी हम मैसेज पढ़ लेंगे, अगले बंदे को पता नहीं चलेगा। अच्छा, क्लास के बाद मुझे बताना जरा ऐसा जी। ये आपकी होम असाइनमेंट है 2 दिन की, ये असाइनमेंट चेक होगी परसों, इसको नोट कर लीजिए।
बाद में ना कहिएगा सर वो मैं नोट नहीं कर सकता, मैंने समझा कि 2 क्वेश्चन है, मैंने समझा कि ज़बानी कलामी करना है सिर्फ। ये रिटन फॉर्म में लिख के लाना है, पूछने की जरूरत भी नहीं थी। हमारी हर असाइनमेंट रिटन फॉर्म में होती है अनलेस क्लियरली कह दिया जाए आपको वर्बल। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन का टाइम कैलकुलेट कर, ये आपको अन्यवा क्वेश्चन नहीं दे दिए गए, हर क्वेश्चन को देख के एक तो कॉम्बिनेशन बनाया गया कि हमारे सारे सिस्टम रिवाइज हो जाएं। 2 क्वेश्चन सेल्स के हैं, 2 परचेज के हैं, 2 पेरोल के हैं, 4 इन्वेंट्री काउंट के। क्यों? क्योंकि ज्यादातर आई गैप इसमें से क्वेश्चन उसने सेट किए। 10 इन पे कलेक्टिवली आपका तकरीबन 3 घंटे के करीब टाइम लगेगा, आधा घंटा ऊपर नीचे हो सकता है। जो अच्छे शार्प स्टूडेंट है वो हो सकता है 2.5 घंटे में काम कर लें, जो थोड़े स्लो लर्नर है वो हो सकता है 3.5 घंटे में काम करें। तो 3 घंटे का काम है, रिटन फॉर्म में करके लाना है। क्लियर है ये चीज? अच्छा, और सुन लीजिए, आपके वॉल्यूम 2 के क्वेश्चन डिस्कस नहीं हुए आज, वो भी तो थे। तो वॉल्यूम 2 के क्वेश्चन और ये सारे क्वेश्चन भी वॉल्यूम 2 के हैं, ये सारे क्वेश्चन भी वॉल्यूम 2 के ही हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमने वॉल्यूम 2 के इन क्वेश्चन को भी डिस्कस करना है। आपका टेस्ट 8 है, वो डिस्कस नहीं हुआ ना क्लास में, और मजाल आपने कभी पूछा हो सर डिस्कस कर दें, डिस्कस नहीं हुआ। हम पता है आपको मैं कर दूंगा, मैं भूल जाता तो आपको क्वेश्चन पेपर और सॉल्यूशन दिया जा रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में अगर टाइम हुआ तो ये टेस्ट भी डिस्कस होगा। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं।